हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। कल हमने फिजिक्स की एक सीरीज़ शुरू की थी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन को ले रहे हैं, एक कंसेप्ट के साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। केवल क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी बातों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं और उसके गहराई वाले कंसेप्ट को भी देख रहे हैं। अगर उससे संबंधित कोई नंबरिकल भी आएगा वो भी देखेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे। पार्ट 1 जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो इस वीडियो पार्ट 2 को देखने के बाद पार्ट 1 को ज़रूर देखें, क्योंकि 1 से 25 क्वेश्चन तक एक दिन में एक पार्ट में करते हैं। अच्छे से क्लास को देखिए और क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, क्योंकि कंसेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। टारगेट क्या रखें? टारगेट रखें 15 दिन में फिजिक्स, 15 दिन में केमिस्ट्री और 15 दिन में बायोलॉजी को अच्छे तरीके से ख़त्म करें, ताकि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें उसमें साइंस का जो भी क्वेश्चन हो आपसे आसानी से सोल्व हो। आते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 25 नंबर क्वेश्चन पार्ट 1 में हो चुका है। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किन दो राशियों की विमाएँ समान है? कार्य और बल आघूर्ण। देखिए, कार्य का मतलब क्या होता है समझिएगा। कार्य का मतलब होता है बल गुना विस्थापन। कार्य का मतलब होता है F बल गुना विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है सबसे दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो कार्य होता है। ये बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण जो बल घुमाने में मदद करता है किसी वस्तु को, उसके धुरी पर, मान लीजिए कलम है, इसको यहाँ धुरी पर से घुमा रहे हैं, घुमाने में मदद कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वह बल जो किसी वस्तु को घुमाने में मदद करता है वह बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने लंबवत दूरी। बल गुने लंबवत दूरी। अब समझिए अपने से, ये इसमें भी बल गुना विस्थापन आ रहा है। विस्थापन का मतलब ये एक प्रकार की दूरी ही है, और इसमें बल गुना लंबवत दूरी आ रहा है। तो दोनों का हमारा क्या होगा? दोनों का विमा भी समान होगा, दोनों का मात्रक भी समान होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ये होगा। शक्ति एवं वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या तो R होगा। शक्ति का क्या होगा? तो शक्ति का देखिएगा, क्योंकि कार्य का होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो शक्ति का बल गुने विस्थापन बटा समय, बल गुने विस्थापन बटा क्या होगा? समय। क्योंकि शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य बटा क्या होता है? समय। तो कार्य को अभी बताएं, कार्य को क्या लिखते हैं? बल गुने विस्थापन, और बटा क्या लिखेंगे? समय लिखेंगे। जरूरत पड़ेगा तो मात्रक निकाल सकते हैं, बल का फॉर्मूला और लिख के मात्रक निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तो नहीं होगा। देखिए, कार्य कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मतलब कोण से कितना दूरी हम माने थीटा, कितना थीटा जो है कितना कोण हम ट्रेवल किया उसको कहते हैं कोणीय विस्थापन। इसका कोई भी विमा नहीं होता है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। क्या है? शक्ति एवं जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो m² होता है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा? बल और क्या है? आघूर्ण। एक चीज़ याद रखना है, जो संवेग होता है, संवेग तथा आवेग, संवेग और आवेग का भी विमा एवं मात्रक बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है। विमा एवं मात्रक जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मात्रक समान होता है। एक तो कार्य और जड़त्व बल आघूर्ण देखे, और दूसरा क्या याद रखना है? संवेग और आवेग। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कूट का प्रयोग किया गया है, ऐसा करके कह रहा है। दूरी पहला में भौतिक राशि दिया है, दूसरा मात्रक। तो दूरी किसका मात्रक है? देखिए, दूरी जो है, दूरी का मात्रक मोल होगा क्या? कूलम होगा क्या? प्रकाश वर्ष होगा क्या? वाट घंटा। हाँ, दूरी का मात्रक इसमें जो हो सकता है प्रकाश वर्ष, यानी 1 का 3 से मिलान होगा। 1 का 3 से मिलान इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूरी। पदार्थ की मात्रा का मात्रक कल बताए थे। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। यानी बी का क्या होगा? 1। बी का 1 इसमें नहीं है, तो आंसर तो समझ में आ गया। क्या होगा? आंसर जो होगा 1 होगा। उसके बाद देख लीजिए, विद्युत आवेश। आवेश का मात्रक कल बताए थे, कूलाम होता है। यहाँ बी है, क्या है? सी का 2 सही यहाँ भी है।
आगे देखते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल या वाट आवर बताए थे, किलो वाट आवर बताए थे। तो सभी मात्रक यहाँ उपलब्ध है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर हमारा जो हुआ ये हुआ। कल बताए थे 1 किलो वाट आवर, जिसको 1 यूनिट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, यूनिट। और यह होता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यवसाय माने व्यापार करने वाला मात्रक, व्यावसायिक मात्रक। इसका मान कितना होता है ये भी याद रखिए। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक 1 किलोवाट आवर का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। अच्छे से ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे करके बार बार लिखते रहेंगे, आपको रिवीजन होता रहेगा, याद होता रहेगा। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला देखिए। ये तो कोई लिखने में गड़बड़ हो गया, बी से मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, यानी बी का क्या होगा, बी का 3 होगा। बी का 3 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। बी का 3 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। बी का 3 इन दोनों में है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, अगले चलते हैं। देखिए कृत कार्य का मात्रक अभी बताएं। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर होगा, न्यूटन मीटर। देखिए न्यूटन मीटर किस में है, न्यूटन मीटर नहीं है। तो कार्य का मात्रक डायरेक्ट भी बताए थे। कार्य का मात्रक क्या, कार्य ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यानी जो कार्य का मात्रक सी का मात्रक क्या होगा, ये होगा। सी का मात्रक माने सी क्या क्या होगा, ये होगा। सी का ए है, बी का सी है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर हमारा ये हो गया अंतिम वाला, क्योंकि इसमें नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन हो गया, डी हो गया। आवेग का मात्रक क्या होगा, आवेग का फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। कल संवेग का फार्मूला बताए थे, धीरे धीरे फार्मूला आपको आज होता चला जाएगा, लिखते चलिए। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। उसी प्रकार आवेग जो होता है वो होता है बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। दोनों आपको अगर याद रहेगा तो बल और क्या है, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन है और समय का मात्रक सेकंड है, तो आवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकंड होगा, न्यूटन सेकंड होगा। तो आंसर आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकंड। आंसर डी का देखिए, डी का 2 है, डी का 2 आंसर तो हमको मिल गया 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्लैंक के अचर किसका आयाम होता है। प्लैंक का अचर क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। ये बराबर एच न्यू होता है, इसको न्यू पढ़ते हैं, एच न्यू होता है। तो ये बराबर एच न्यू, ये जो एच है उसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक नियतांक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक बताएं, जूल होता है। जूल का मतलब क्या है, अगर अच्छे से मात्रक देखिएगा, कह रहा है किसके समान होता है, तो ये क्या है, जूल। समय मान लीजिए जूल का मतलब क्या है, ये तो जूल है, या कार्य मान लीजिए एनर्जी है, एनर्जी मतलब कार्य बोल सकते हैं। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब ये आवृत्ति होता है। ये इसका मतलब क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति का जो मात्रक, आवृत्ति का मात्रक आज रखिए हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज का जो मान होता है कितना होता है, 1/n होता है। हर्ट्ज का मान 1 क्या होता है, टी होता है। यानी इसका जो फार्मूला होता है हर्ट्ज में, वो क्या होता है, हर्ट्ज का मतलब क्या है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को हर्ट्ज कहते हैं, यानी 1/t होता है। तो टी इसमें गुना जाएगा, टी क्या हो जाएगा, गुना जाएगा। तो इसका देखिए अच्छे से 2 फार्मूला हमेशा अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। बल का जो होता है आयाम क्या होता है, तो ml स्क्वायर टी के पावर ml टी के पावर -2, ml टी के पावर -2। और ये तो बल का आयाम हो गया, जिसको बीमा कहते हैं। एक बल का याद रखिए, ऊर्जा का याद कर लीजिए। ऊर्जा का क्या होता है, ml स्क्वायर टी के पावर -2। एक में टी के पावर क्या है, एल के पावर 1 है, एक में एल के पावर 2 है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ml टी के पावर -2 बल होता है, ऊर्जा का ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है ऊर्जा का। तो अगर इसको आयाम लिखते हैं तो ml स्क्वायर टी के पावर क्या है, -2 है। अब समझिएगा, एक टी गुणाम जाएगा तो क्या एच बचेगा, तो एच का मात्रा जो बीमा होगा क्या होगा, ml स्क्वायर टी के पावर 1 है
और -2 है तो -2 में 1 चला जाएगा तो -1 हमको बचेगा, -1 बचेगा। तो ऐसा बीमा किसका होता है? तो ऐसा बीमा किसका होता है? ऊर्जा का तो ये भी ऊर्जा का तो यही होता है, तो ऊर्जा तो ऑप्शन नहीं होगा। रैखिक गति का मात्रक बताए थे मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका भी नहीं होगा। मीटर प्रति सेकंड में यम कहाँ से आएगा? यम का मतलब द्रव्यमान होता है। बल, तो बल का मात्रक ml² (10⁻²) है, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो कौन सा होगा? कोणीय वेग। अब कोणीय वेग का मात्रक समझ लीजिए अच्छे से। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक जो होता है यही होता है। कैसे आता है बाद में हम समझाएंगे। कोणीय वेग का मात्रक देखिए यहाँ लिखते हैं कोणीय वेग, समझ लीजिए। यहाँ कोणीय वेग mvr फॉर्मूला होता है mvr। यम का मतलब हो गया kg, यम का मतलब kg जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, यम लिखते हैं। उसके बाद v का मतलब मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, मीटर का मतलब लंबाई है। सेकंड का प्रति सेकंड का मतलब -1 और आर का मतलब लंबाई है, आर का मतलब त्रिज्या एल है। तो ml² (10⁻⁻1) हो गया। देखिए ml² (10⁻⁻1) यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जी एच का मात्रा, एच का बीमा होता है वो क्या होता है? कोणीय वेग का बीमा बराबर होता है। आंसर क्या हुआ? सी हुआ। अच्छे से ध्यान रखिएगा, फार्मूला ध्यान होना चाहिए। कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है? mvr होता है। mvr, यम का मतलब द्रव्यमान है, v का मतलब वेग है, आर का मतलब त्रिज्या है। कह रहा है यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दुगना कर दी जाए तो उसकी त्वरण क्या होगा? गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए अभी गतिज ऊर्जा के बारे में एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एक तो गतिज ऊर्जा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है फार्मूला? 1/2 mv² होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? दूसरा जो होता है भार का फार्मूला वेट बोलते हैं। तो वेट का फार्मूला क्या होता है? mg होता है। वेट का फार्मूला क्या होता है? mg होता है। अब देखिए कह रहा है वेग को दुगना करना है, तो इसमें तो वेग आ रहा है, इसमें वेग नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो प्रभाव वेग को दुगना करेगा। वेग मैंने भी को दुगना करेगा, तो दुगना करेगा उसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का नहीं, गतिज ऊर्जा यहाँ है, ये 4 गुना हो जाएगी। कैसे? एक बार अच्छा समझिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है वेग को दुगना कर दिए, तो वेग को भी बोलते हैं, भी को दुगना करेंगे यानी 2 कर दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 कौन सा हो जाएगा? के का मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा। के का मतलब क्या है? के को लिख देते हैं गतिज ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। इसलिए आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर हमारा ये हो गया, आंसर हमारा सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है, जिसे हम पढ़ते हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम है। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम? पहला नियम क्या है? पहला नियम है कोई वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहनी चाहती है। अपनी स्थिति में, अगर कोई अस्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गतिशील है, गतिशील स्थिति में बनी रहना चाहती है। पहला नियम है। दूसरा नियम है यह बराबर यम में जो बोलते हैं। दूसरा नियम जो बोलते हैं संवेग परिवर्तन के दर जो होता है बल के बराबर होता है। याद रखिए यह बराबर क्या है? यम में। अब तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है। तो इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। अच्छे से तीनों बात समझना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल की जो परिभाषा है, बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? तो आपको याद रखना है पहला नियम। जड़त्व का मान जो किस नियम से मिलता है? तो वो भी पहला नियम से। बल का मान, बल का जो मान है, बल का मान है किस नियम से मिलता है? या बराबर यम में, वो है दूसरा नियम। या कहेगा न्यूटन का वास्तविक नियम किसे कहा जाता है? तो इसे दूसरा नियम को न्यूटन का वास्तविक नियम कहा जाता है, क्योंकि इससे मान मिलता है। और तीसरा नियम को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो तीनों नियम अच्छा समझिएगा। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है, कोई चल रही है तो चलते रहना चाहती है, रुकी है तो रुकी हुई रहना चाहती है, सब पहला नियम कहते हैं। पूछ सकता है बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? तो बल की परिभाषा जो है पहला नियम से मिलती है। जड़त्व किस नियम में होता है? न्यूटन के किस नियम से पालन होता है? तो वो भी पहला नियम से पालन होता है। बल का मान किससे मिलता है? तो बल का मान दूसरा नियम से मिलता है, इसे वास्तविक नियम कहा जाता है। और दूसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कह रहा है बल की परिभाषा आती है किस नियम से आती है? अभी बता चुके हैं, बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से आती है। और कहता है बल का मान किससे आता है? तो दूसरे नियम से आता है। आगे बढ़ते हैं। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? देखिए किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो पहला नियम में
बल की परिभाषा और जड़त्व का नियम पहला नियम को कहा जाता है, यानी पहले नियम न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम किसने दिया था ये भी याद रखिए, जड़त्व का नियम जो गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी। गैलीलियो ने क्या खोज की थी? दूरबीन की खोज किसने की थी? तो दूरबीन की खोज जो है गैलीलियो ने की थी। अच्छे से आपको ये बातें ध्यान में रखना है, यानी न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उस पर बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन के पहला नियम से। जिससे समझाया जा सकता है न्यूटन के पहला नियम। समझिए अच्छे से, कह रहा है एकाएक गाड़ी चल रही है, एकाएक ब्रेक लगाया यानी जितना भी गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी में जो भी लोग यात्री बैठे थे वो गति की अवस्था में थे। और न्यूटन के पहला नियम पढ़े हैं, यानी जो चल रही है चलते रहना चाहती है, जो रुक गई रुकी रहना चाहती है। यानी बस तो चल रही थी तो बस चलते रहना चाह रही थी, लेकिन बस को ब्रेक लगाएं तो बस के संपर्क में जो भी यात्री था, जैसे बस के संपर्क में क्या होता है, पीठ होता है, हाथ होता है, जो भी था वो रुक गया। लेकिन सर जो होता है बस के संपर्क में नहीं होता है, तो सर आगे की तरफ, क्योंकि गतिशील में आगे बढ़ रहा था, तो सर उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहा, उसी में क्या होता है, गिर जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम से ये सब होता है। जब भी कहे कि बस से कोई गिर रहा है, समझ लीजिए कोई चलते हुए दौड़ते हुए कोई गिर रहा है, बस से गिर रहा है, या कहेगा कि किसी टहनी पर ढेला मारने से, किसी टहनी पर पत्थर मारने से क्या होता है, आम टूट जाता है, या गद्दा में डंडा मारने से उसके धुल कर निकल जाते हैं। तो ये सब सभी पहला नियम है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिए, रॉकेट क्या करता है, कोई रॉकेट है तो रॉकेट क्या करता है, रॉकेट नीचे पूरा प्रेशर बनाता है और प्रेशर बनाता है उस प्रकार ऊपर उड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा न्यूटन के तीसरा नियम पर आधारित होता है और न्यूटन का तीसरा नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत आता है। तो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व का मतलब क्या हुआ? अश्व का मतलब हुआ हमारा घोड़ा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी रुका हुआ था, तो अश्वारोही को गिरने की आशंका होगी। एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, एकाएक चलना, इसके पहले क्या था? तो जब एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी इसके पहले क्या था, विराम में था। क्या था? अश्व रुका हुआ था, यानी विराम है, तो उसको कहते हैं विरामावस्था। क्या बोलते हैं? विरामावस्था। तो विराम जड़त्व के कारण गिरने की आशंका होगी। जैसे कहे गाड़ी चल रही थी, एकाएक गाड़ी रुका और यात्री गिर गया, इसकी आशंका किस जड़त्व के कारण हो गई? तो गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी गतिशील अवस्था में थी, तो गति जड़त्व के कारण गिरने की आशंका होगी। लेकिन मान लीजिए कोई चीज़ रुका हुआ, एकाएक चलने लगा, तो किस जड़त्व के कारण गिरने की आशंका होगी? रुका था तो पहले कौन सा जड़त्व था? रुका हुआ था तो विराम जड़त्व था, तो विराम जड़त्व के कारण गिरने की आशंका होगी, क्योंकि विराम में था, एकाएक गति में एकाएक जाना नहीं चाहा, इसलिए गिरने की आशंका हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 37 है। कहा क्रिकेट की खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऐसा देखे होंगे, अगर मान लीजिए गेंद आ रही है, बॉल आ रही है, तो जो क्रिकेट कैच लेने वाला होता है हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, उसके बाद पकड़ता है, ताकि बॉल विराम अवस्था में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। त्वरित स्थिति मैंने तुरंत का मतलब स्पीड बढ़ सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, ये हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। अधिक बल लगाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्यों कोई अधिक बल लगाने की आवश्यकता चाहेगा कि अधिक बल? तो क्या हो सकता है कि अगर हम मान लीजिए बॉल को पकड़े, उसके बाद हाथ को धीरे धीरे इस तरफ हम खींच लिए, तो इससे क्या हुआ, इससे हो सकता है कि बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है और हमको कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकती है। तो हो सकता है बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है, धीरे एकाएक तो नहीं आएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। धीरे धीरे विराम की स्थिति में आने की कोशिश करेगी और कम बल लगाने की आवश्यकता होगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सी होगा।
क्यों? क्योंकि देखिए बॉल आ रहा है, मान लीजिए बॉल आ रहा है, बॉल को पकड़े और बॉल को पकड़े वहीं हाथ रख लिए तो बॉल जितना भी बल लगाया हाथ पर लग गया, ज़्यादा चोट लगा। अगर पाछे की तरफ खींच लिए तो क्या हुआ, हमें बल कम लगा, हमारे हाथ पर चोट कम लगा, इसलिए कम बल लगाने की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, बल गुणनफल या बराबर याद रखिए। यम में, यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब द्रव्यमान होता है। यम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब त्वरण होता है। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब बल होता है। तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आंसर नंबर कौन हुआ? आंसर नंबर बी है। शरीर का वजन, शरीर का वजन का मतलब क्या होता है? भार होता है। अभी भार का फॉर्मूला बताएं, उसको वेट कहते हैं। वेट बराबर mg होता है। वेट बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है mg। वेट बराबर mg होता है। तो कह रहा है पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान होती है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। देखिए यम तो द्रव्यमान तो पता है, द्रव्यमान किसी भी व्यक्ति का द्रव्यमान तो निश्चित है, जैसे 70 kg है तो 70 kg ही रहेगा, लेकिन जी से प्रभाव पड़ेगा। तो जी का मान याद रखिए कहाँ अधिकतम होता है। तो जी का मान जो होता है ध्रुव पर माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं। तो ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है। और जो होता है केंद्र पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। केंद्र पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। दोनों बात याद रखिएगा। तो कह रहा है सभी स्थान पर समान होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। ध्रुव पर अलग होगा, उसके केंद्र पर अलग होगा। ध्रुव पर अधिकतम होता है, सही है, क्योंकि जी का मान अधिक होगा तो पूरा भार भी, क्योंकि गुना होगा तो अधिक हो जाएगा। का विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऐसा नहीं होता है। विषुवत रेखा पर कम होता है। विषुवत रेखा का मतलब क्या होता है? ये ध्रुव होता है, उत्तरी गोलार्ध और निचली गोलार्ध के सबसे ऊपर में ध्रुव होता है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर कम होता है, न्यूनतम होता है। लेकिन विषुवत रेखा पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर कम होता है और केंद्र पर न्यूनतम होता है, केंद्र पर 0 के बराबर लगभग होता है। तो कार्य मैदानों की तुलना में पहाड़ियों में अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं। याद रखिए ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है और केंद्र पर क्या होता है? न्यूनतम होता है, यानी 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर हम जानते हैं वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा। अगला देखिए, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का, कह रहा है यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए, धरती घूम रहा है, ये भूमध्य रेखा क्या होता है? भूमध्य रेखा इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ये जो हमारा है वो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। तो कह रहा है अगर स्पीड हम बढ़ा दें तो यहाँ कोई आदमी मान लीजिए स्पीड में घूमने लगे, ये जो है धरती हमारा स्पीड में घूमने लगे, तो यहाँ आदमी बाहर की तरफ फेंकाता हुआ महसूस होगा उसको। तो जब फेंकाता हुआ महसूस होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, यानी पृथ्वी उसको कम टानेगी। तो उसका वजन जो होगा mg का मतलब क्या हुआ? जी का मतलब अभी बताएं, जी का मान क्या होता है? घटता बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? मान लीजिए बाहर की तरफ फेंका रहा है तो जी का मान बहुत कम हो जाएगा, यानी ध्रुव पर बहुत ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा या उसको कहते हैं विषुवत रेखा उस पर कम होता है। तो जी का मान क्या होगा? घट जाएगा। जी का मान क्या होगा? घट जाएगा। इसलिए पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। याद रखिए, कभी भी कहेगा होगा पृथ्वी का घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो उसका वजन क्या होगा? तो याद रखिएगा वजन क्या होगा? हमेशा घटेगा। अगला देखिए, कह रहा है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? कह रहा है झील में तैर रहा है इस्पात की नाव। देखिए इस्पात की नाव बना हुआ है, झील में तैर रहा है, यहाँ तक डूबा हुआ पानी में नाव है, उसके बाद क्या है? ये तैर रहा है। तो कह रहा है इसके लिए बताइए, वो जो विस्थापित पानी का भार, जितना पानी को विस्थापित किया है इसका भार, पानी जो हटा दिया है उसका भार किसके बराबर होगा? तो नाव के भार से कम होगा, नाव के भार से अधिक होगा, नाव के उस भार के बराबर होगा, नाव के उस भार के बराबर हो जो झील के पानी के सतह के नीचे है, जो झील के पानी के सतह के नीचे, हाँ, नाव के उस भार के बराबर होगा। इतना जितना देखिए इतना भार है, तो इतना भार जो है नाव का, इतना भार देखिए, इतना भार के वो बराबर होगा जितना पानी, मान लीजिए 5 kg पानी भी स्थापित किया है, यहाँ से 5 kg पानी हट गया है, ये हटा है तो 5 kg या 50 kg पानी हट गया। इसका मतलब क्या है?
इतना दूर नाव का जो भार है वो हमारा कितना है 50 kg है। तो याद रखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत था किसी वस्तु को किसी दर में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आती है। वह कमी क्या होती है? उसके द्वारा विस्थापित भार के बराबर होता है। तो क्या कौन विस्थापित किया? तो जो पानी के अंदर गया ना वही विस्थापित किया। तो जितना विस्थापित किया उसके द्वारा वो भार, जितना पानी यहाँ से हटा और जितना इसका वजन है वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो नाव के उस भार के बराबर होगा जो झील के अंदर की सतह के नीचे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए उसे पीटा जाता है। अभी बताएं, किसी बस पर चढ़े हुए हैं, बस का एक रुक गया, आदमी गिर गया, बस का खुला, आदमी गिर गया, घोड़ा का रुका, आदमी गिर गया, या चादर को साफ करने के लिए पीटा जाता है, या आम को तोड़ने के लिए उस पर पत्थर मारा जाता है। ये सभी न्यूटन के गति के पहला नियम से आता है। न्यूटन के गति के पहला नियम से आता है। तो आंसर क्या है? आंसर हमारा ये है। अगला देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ क्या होता है? बर्फ़ में घर्षण कम होता है। बर्फ़ में चलिएगा तो फिसल जाइएगा। तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। बर्फ़ में क्या होता है? घर्षण कम होता है। ध्यान रखिए इसीलिए। अगला देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तो जहाज़ का स्तर। कह रहा है नदी में चल रहा था जहाज़ और समुद्र में आता है। एक नदी था, यहाँ क्या था? समुद्र में। हम जानते हैं कि समुद्र में जो होता है नमक की मात्रा अधिक होती है और नदी में नमक की मात्रा क्या होती है? कम होती है। नमक की मात्रा जैसे अधिक होगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो घनत्व बढ़ेगा तो नदी, मान लीजिए नदी में इस प्रकार इस सतह पर तैर रहा था, थोड़ा ऊपर तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। नमक की मात्रा ज़्यादा है तो घनत्व बढ़ गया। जब भी घनत्व बढ़ेगा तो उसका सतह ऊपर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ऐसे नींबू को पानी में डालिए, उसके बाद उसमें नमक डालकर डालिए, तो देखिएगा जब नमक जिसमें डालिएगा उसमें नमक वाला पानी में नींबू थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठा हुआ रहेगा। तो आपको याद रखना है, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो कोई चीज़ तैरती क्यों है? तो जब अगर कोई चीज़ तैर रही है, यानी तैरने वाली चीज़ का जो घनत्व है, किसी चीज़ में तैर रही है, मान लीजिए पानी में लकड़ी तैर रहा है, पानी है इसमें लकड़ी तैर रहा है, तो लकड़ी का घनत्व तैरने वाला चीज़ का जो घनत्व होता है वो कम होता है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि लोहे की कील जो है पारे पर तैरती है, पारा पर लोहे की कील तैरती है, जो तैर रहा है उसका घनत्व कम होगा, यानी लोहे का घनत्व क्या होगा? पारे से कम होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होगा। जिससे अधिक होगा, देखिए लोहे का घनत्व पानी से अधिक होगा, तो पानी से अधिक होगा तो डूब जाएगा, और पारे से कम होगा, जिससे कम होगा उस पर तैरेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो भार में क्या होता है? ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो अभी बताएं, विस्थापित। जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसमें क्या होता है? उसके भार में कमी आती है। ह्रास का मतलब कमी होती है। वो कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। अभी बताएं, जितना जो नाव का सतह था, नाव द्वारा विस्थापित पानी कितना था? जितना उसका सतह है, उसके पानी के नीचे उसका सतह भारी था। इतना दूर का जितना भी वजन है, मान लीजिए 50 kg है, उतना ही पानी विस्थापित कर पाएगा। तो याद रखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है, किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आती है। वह कमी किसके बराबर होता है? पानी द्वारा विस्थापित भार के बराबर होता है। देखिए, एक लोहे की गेंद क्या है? पारद या मरकरी में गिराई जाती है। अभी बताएं, लोहा जो होता है, लोहा क्या होता है? लोहा का जो घनत्व है वो कम है पारा से। लोहा का घनत्व क्या है? कम है पारा से। और जब घनत्व कम है तो वो क्या होगा? तैरेगा। वो क्या होगा? तैरेगा। पारा में मान लीजिए नीचे ये है, इस पर लोहा गिराएंगे तो क्या होगा? तैरेगा। तो पारे की सतह पर तैरेगी। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बी।
कह रहा है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व किस पर अधिकतम होता है, याद रख लिया। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है उसी पर आयतन उसका क्या होता है, न्यूनतम। घनत्व आयतन में उल्टा संबंध होता है, इसका आयतन क्या होता है, आयतन यहाँ न्यूनतम होता है। ये भी पूछ सकता है किस ताप पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, तो आपको याद रखना है 4 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। कहेंगे निम्न घनत्व के कारण, घनत्व कम है इसलिए तैरते हैं। जो भी जिसका भी घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा। तो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। इसी के साथ ये हमारा 25 से 26 से 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले सेट में हम देखेंगे 51 से लेकर 75 क्वेश्चन तक। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।